आज आपके लिए मोहब्बत को मैं बेतहाशा ड्राई बनाने वाली हूँ, रोमांटिसिज्म की वाट लगाने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो सबका बहुत पसंदीदा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस फलसफे के गिर्द पूरी फिल्म इंडस्ट्री डिजाइन है, पूरी ड्रामा इंडस्ट्री डिजाइन है, आपकी पूरी जिंदगी डिजाइन है भाई। और उसका नाम है लव, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स। बॉलीवुड की फिल्में देखकर हम सब बड़े हुए हैं, ठीक है, और हमसे हमेशा कहा जाता है कि मोहब्बत दिल से होती है। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ और कहते हैं। आज मैं जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनका नाम है हेलन फिशर। बहुत सारी बेस्ट सेलर किताबें लिखी उन्होंने, और उनकी जो थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम है 3 स्टेजेस ऑफ लव, यानी कि मोहब्बत के 3 स्टेजेस। आज मैं उन 3 स्टेजेस के बारे में आपको बताऊंगी, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि आप इस वक्त मोहब्बत की कौन सी स्टेज पर हैं। हमें कहा जाता है कि मोहब्बत दिल से होती है, लेकिन डॉक्टर हेलन फिशर कहती हैं कि मोहब्बत दिमाग में जन्म लेती है। जी हाँ, दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं ना आपके, वो जब रिलीज होते हैं किसी को देखकर तो मोहब्बत जन्म लेती है। और आज हम दिमाग के जरिए मोहब्बत को समझेंगे कि जब आपको मोहब्बत होती है तो दरअसल आपके दिमाग में चल क्या रहा होता है उस वक्त। आज हम मोहब्बत की न्यूरोसाइंस पर बात करेंगे। आज आपके लिए मोहब्बत को मैं बेतहाशा ड्राई बनाने वाली हूँ, रोमांटिसिज्म की वाट लगाने वाली हूँ। मुझे खुद मुझे पर्सनली रोमांटिसिज्म यानी कि जो रोमांटिक फलसफा है उससे काफ़ी एतराज़ात हैं। क्योंकि वो बहुत अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकी है। लेकिन देखें, ये फलसफा भी ना कहीं उड़ के खुद से नहीं आया है, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है हमारे दिमाग ने ही इसको जन्म दिया है। तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी खलबली मचती है केमिकल्स की कि जो रोमांटिसिज्म है वो अपनी जगह बना लेता है और हम सब ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं जब हमें किसी से मोहब्बत होती है। हेलन फिशर कहती है कि मोहब्बत की जो सबसे पहली वाली स्टेज है उसका नाम है लस्ट। जी हाँ, लस्ट आपके दिमाग के रेप्टेलियन ब्रेन वाला जो हिस्सा है। रेप्टेलियन ब्रेन कौन सा ब्रेन होता है? ये वो ब्रेन होता है जो आपका सर्वाइवल, यानी कि जहां पर आपकी सेक्स ड्राइव, फूड, आपकी सेफ्टी, आपका सांस लेना, आपके दिल की धड़कन, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, क्योंकि आपको सांस लेने से पहले सोचना तो नहीं पड़ता कि मुझे सांस लेना है, या आपके दिल की धड़कन धड़कने से पहले पूछती तो नहीं है ना आपसे कि भाई हम धड़के या नहीं धड़के, क्योंकि ये सब कुछ ऑटो पर होता है। ये सब कुछ आपके रेप्टेलियन ब्रेन का काम है इसको हैंडल करना। और ये जो लस्ट है, यानी कि किसी को देखकर उसके साथ जिनसी सरगर्मी करने की जो ख्वाहिश जागना है, ये दरअसल आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव होती है। और ये कहाँ पर होती है? ये रेप्टेलियन ब्रेन में होती है। जब आपको किसी की जानिब देखकर लस्ट यानी कि हवस या जिनसी सरगर्मी करने की चाहत महसूस हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको उस इंसान को जानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आपका सारा ध्यान कहां पर होता है कि मुझे बस ये सरगर्मी अंजाम देनी है। क्यों? क्योंकि आप एक बायोलॉजिकल ड्राइव फील करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी करने की। जाहिर सी बात है, लस्ट यानी कि हवस भी, किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना भी मोहब्बत की किस्म है। लेकिन ये वो वाली किस्म नहीं है कि जिसमें आप किसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। ये वो वाली किस्म है जिसमें आपको सिर्फ फिजिकली कोई अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। अब होता ये है ना लस्ट में कि अगर एक पार्टी लस्ट में मुब्तला है लेकिन दूसरी वाली मोहब्बत की किसी और स्टेज पर है, वो स्टेज में आगे डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, तो वहां पर बड़े मसाइल पैदा होता है। क्योंकि एक बंदे को सिर्फ लस्ट है, उसको बाकी लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है ना, वो बड़े बड़े सुहाने ख्वाब सजाकर बैठी होती है। तो समटाइम्स ये भी एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये सब कुछ डॉक्टर हेलन ने बहुत सारे इंसानों का ब्रेन स्कैन करके और उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो समझ के बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। और रिसर्च के बाद उन्होंने बहुत आसान अल्फाज में और बहुत आसान 3 स्टेजेस में हमारे लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स रिसर्च को डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई किया है, जो मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ। अब बात करेंगे मोहब्बत के दूसरे स्टेज की। जनाब, ये वो स्टेज है जिस पर बॉलीवुड के गाने बनते हैं, हमारे यहाँ पर भी बनते हैं, प्यार मोहब्बत के, जो ड्रामा में पैशन और जो वो नहीं, बंदा आपके बिल्कुल सर पे सवार हो जाता है, 24 घंटे आपको याद रहता है, सारा सारा दिन टेक्सटिंग चल रही होती है, या फिर आप उसी बंदे के ख्याल में खोए होते हैं, पूरी दुनिया ब्लर हो जाती है, वो एक ही बंदा आपको दिख रहा होता है। और केमिस्ट्री आपकी ऐसी कोई बंदे से मिल जाती है ना कि वो आपके दिमाग में सवार रहता है।
तो ये जो दूसरा स्टेज है इसे कहते हैं पैशन। पैशन आपके ब्रेन में, जो मेमेलियन ब्रेन है आपका, मेमेलियन ब्रेन आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर इमोशंस होते हैं, ये वहाँ पर उजागर होता है, ये वहाँ से इसका जो कंट्रोल है वो उधर होता है। तो मेमेलियन ब्रेन में जब आपके खलबली मचती है और आप किसी को देखते हैं और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर आप उसे जानते भी हैं, आप उसको लस्ट में क्या होता है कि आपको उस इंसान को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन पैशन में ऐसा नहीं होता। पैशन में आप उस इंसान को जानना चाहते हैं, उससे बात करते हैं, तभी तो सारा सारा दिन, सारी सारी रात आप लोग फोन पर बात करते हैं, तभी तो आप लोग टेक्सटिंग करते हैं। तो पूरा आपका ब्रेन जो है ना वो हाईजैक हो जाता है, वो सारे केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं और आप मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं, ये कहूंगी तो गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही खूबसूरत फेज होता है। अब यहाँ पैशन के साथ एक मसला है। पैशन एक अरसे बाद, लाइक 6-7 महीने बाद या मे बी कुछ वीक के बाद वापस अपनी जगह पर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आपके इमोशंस क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। इमोशंस का तो काम यही है, पहले वो उजागर होते हैं किसी को देखकर, आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, आपको वो अट्रैक्ट करता है, और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है, जब आप उस बंदे को हासिल कर लेते हैं, उसे जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और मिलकर काफी सारा वक्त भी गुजार लेते हैं। पैशन में भी लस्ट का आंसर शामिल होता है। जी हाँ, पैशन बगैर लस्ट के नहीं होता, क्योंकि वो बंदा जिसे आप जान समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको फिजिकली भी पसंद करते हैं और आप उसे फिजिकली भी डिजायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको जानना, उसको समझना, उससे बात करना, उसका ख्याल रखने का आंसर भी शामिल होता है। तो पैशन, लस्ट और पैशन दोनों का मिलाप होता है। अब होता यह है कि जब एक इंसान को आप हासिल कर लेते हैं तो कुछ अरसे बाद ना उसकी चाहत खत्म हो जाती है, और यही वजह है कि पैशन में से लस्ट का आंसर खत्म हो जाता है और फिर पैशन अकेला रह जाता है। अब अकेला पैशन जो बेचारा है ना, वो भी 6-7 महीने तक रहता है, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं चल सकता, और यही वजह है कि फिर आप लोग शादी से आहिस्ता आहिस्ता बोर होने लगते हैं। कुछ लोग फिर नया एडवेंचर ढूंढने निकल जाते हैं, कुछ तीसरे स्टेज की तरफ चले जाते हैं, जिसको मैं भी डिस्कस करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं पैशन पर बात कर लूं कि पैशन में मसला कहां पर आता है। पैशन में मसला वहां आता है जब पैशन ठंडा हो जाए और आप दोनों कपल्स के पास कोई नया कुछ करने को ना हो, नए एक्सपीरियंसेस ना हो, और दोनों पार्टनर में एक बंदा आगे मूव कर जाए अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंसेस में, और एक बंदा वहीं स्टक है, तो फिर दोनों की बनती नहीं, दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है, दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाता है, और वहां पर क्योंकि लस्ट तो पहले खत्म हो गया, पैशन भी स्लोली स्लोली खत्म हो रहा है, अब कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। अब यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का काम आता है ना, कहां पर आप दोनों की पर्सनालिटी में आप लोग की वैल्यूज एक जैसी हैं। तो जब वैल्यूज एक जैसी नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डिफरेंस आ जाता है, मसला आ जाता है। जी हाँ जनाब, तभी कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे के साथ नए नए एक्सपीरियंसेस को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सिर्फ शायद हमारी जिनसी लाइफ को, यानी कि हमारी सेक्सुअल लाइफ को लेकर होते हैं, लेकिन नहीं, रियल एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी के कि आपने क्या नया सीखा, आप क्या नया कर रहे हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या इंटरेस्ट हैं आपके, क्या नया ऑफर कर सकते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर को, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप उसकी लाइफ में कि वो आपके साथ वक्त गुजारे, आपको कौन सा नया पहलू है जो उसने नहीं देखा और वो अभी एक्सप्लोर करेगा, तो वो आप में इंटरेस्ट लेगा या वो फिर आप में इंटरेस्ट लेगी। तो यहाँ पर यही वजह है, लोग कहते हैं कि क्यों नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। और ये पैशन वाली स्टेज ही है, ये भी तब तक ही कायम रहती है अमूमन 1 साल बाद भी, जब तक दोनों जो कपल्स हैं ना उनके दरमियान कोई डिफरेंस ना आ जाए या लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आता है जिंदगी में कि जहां पर दोनों कपल्स को नेविगेट करने की जरूरत है उस मसले को, या चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, नई स्किल्स या रिलेशनशिप का जो नया मोड है उसको डिस्कवर करने की जरूरत है, उस रिलेशनशिप के उस नए पहलू को समझने की जरूरत है, तो वहां पर होता क्या है, वहां पर फिर मसले मसाइल आ जाता है। फिर लड़की बोलती कि तुम तो शादी से पहले ऐसे थे और मैंने तो सोचा था कि मैं शादी के बाद ये करूंगी, तो मुझे तो ये नहीं मिला। लड़का बोलता है कि मैंने क्या सोचकर शादी की थी, लेकिन ये तो वो बंदी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक आपके लिए अगर इंपॉर्टेंस रखता है कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि उसको महंगे कपड़े चाहिए या नया बैग चाहिए या फिर उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं, हम बैठकर कुछ डिस्कशन करें या फिर हम कुछ नया एक्सपीरियंस करें, लेकिन आप दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं बहुत ज्यादा, वो मैच नहीं करती। तो जब वैल्यूज मैच नहीं करती तो साथ इंसान वक्त नहीं गुजार सकता। जब साथ वक्त नहीं गुजारेगा तो फिर क्या होगा, मोहब्बत की जो तीसरी स्टेज है जिसकी मैं भी बात करूंगी, आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आएंगे हम तीसरे स्टेज की तरफ। देखिए जो तीसरा स्टेज है ना, ये खुश नसीबों के लिए होता है,
क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कमिटमेंट। जी हाँ, लस्ट, पैशन और तीसरा क्या है? कमिटमेंट। कमिटमेंट तक पहुंचने से पहले लस्ट और पैशन ये दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं कमिटमेंट में, लेकिन जाहिर सी बात है लस्ट और पैशन इन दोनों को वक्त के साथ क्या हो जाना होता है? खत्म हो जाना होता है। लेकिन जो कमिटमेंट है वो अपनी जगह हमेशा कायम रहती है। ये कमिटमेंट यहाँ पर कंपैटिबिलिटी काम आती है कि आप दोनों कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, कितनी आप लोग की वैल्यूज एक जैसी हैं, कितने नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, कैसे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करते हैं। ये चीज आपको एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वाले स्टेज पर लेकर जाती है कि जहां पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप दोनों ना, वो फिल्मों में बोलते हैं ना कि दो जिस्म एक जान हो जाना, तो वो दो जिस्म एक जान हो जाने वाला जो सीन है वो दरअसल इस तीसरे स्टेज पर ही होता है। और डॉक्टर हेलन फिशर ने ऐसे बहुत से लोगों का स्कैन किया जिनकी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए थे और जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, खुश थे एक दूसरे के साथ। तो जब हस्बैंड को ये बोला जाता कि वो इमेजिन करे स्कैन के दौरान कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है, फिर उसके बाद उसको ये बोला जाता कि अब तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मरने वाले हो, तो वो जो दर्द था ना जो बीवी के लिए था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने लिए फील किया। यानी कि बीवी का मरना उसे उतना ही दर्द दे रहा था जितना कि उसे अपना मरना दे रहा था दर्द। और ये जो ब्रेन स्कैन किया उस दौरान ये बात पता चली कि उसके जो ब्रेन में जो हिस्से लिट हुए थे, जो हिस्से एक्टिवेट हुए थे, तो दरअसल वो बीवी के लिए भी वही थे जो उसके अपने लिए थे। तो ये वो स्टेज होता है जब आप अपने हमसफर के साथ इतना अटैच, इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि आप दोनों एक दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। ये जो कमिटमेंट वाली स्टेज है इसके बारे में डॉक्टर हेलन फिशर बोलती हैं कि इसमें अगर लस्ट और पैशन दोनों खत्म हो भी जाए ना तो भी ये चलती है, क्योंकि आप अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर से, आप एक दूसरे की रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की इम्परफेक्शंस, एक दूसरे के फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते हैं। आप जान लेते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है और ये जो न्यूनेस है यानी कि जो नयापन है दरअसल ये हमेशा चंद महीनों का होता है। और असल जो मोहब्बत है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है जैसे आप हैं, तमाम तर फ्लॉज के साथ, तमाम तर अच्छाइयों बुराइयों क्वालिटीज के साथ। तो यही दरअसल मोहब्बत की तीसरी स्टेज है जो कि बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। उस अंडरस्टैंडिंग वाले सफर को हर कोई नहीं तय कर पाता। ये 3 स्टेजेस थी मोहब्बत की। मुझे नहीं पता कि आप कौन से स्टेज पर हैं, पता लगाएं अपना। और मोहब्बत के बारे में ठीक है, अगर आप पैशन में हैं तो उसे एंजॉय करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। शादी के अगर आपके शुरुआती दिन चल रहे हैं रिलेशनशिप के, उसके बाद कोशिश करें कि कंपैटिबिलिटी और वैल्यूज की बात करें, एक दूसरे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को डिस्कस करें। ये देखें कि आप दोनों क्या नया सीख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, क्या एक दूसरे को क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या है आप दोनों के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए कि आप लोग घंटों बैठकर कम्युनिकेट कर सको। ऐसा क्या है, तुम्हारी बहन ने ये बोल दिया, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था। इसके अलावा आप दोनों अपने रिलेशनशिप में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एज अ पार्टनर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा दो जुड़े नहीं रहते हैं एक साथ, लव बर्ड्स। ठीक है, रिलेशनशिप वो होता है जहां पर दोनों लोगों को इंडिविजुअली यानी कि इंफरादी तौर पर भी ग्रो करने का मौका मिले। बहुत से लोग जब अपने पुराने रिलेशनशिप से तंग आ जाते हैं तो वो बाहर कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, क्योंकि हर वो इंसान जो नया है वो पुराना हो जाएगा कुछ अरसे में। तो दरअसल खूबसूरती ये है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसमें आप हैं, आप उसे कमिटमेंट वाली स्टेज पर लेकर जाएं और दोनों अपने रिलेशनशिप के अंदर जो नए चैलेंजेस हैं या जो नए एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करें और उसके जरिए ग्रो करें। दरअसल हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम दोनों मियाँ बीवी या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल चिपक गए ना एक दूसरे के साथ, हर चीज साथ करनी है, सब ये करना है वो करना है। नहीं, रिलेशनशिप में मजबूती और मजा तब आता है जब आप एज अ कपल तो ग्रो करते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एक इंफरादी इंसान की हैसियत से भी कितना ग्रो कर रहे हैं ये अहमियत रखता है। शादी ने आपको क्या सिखाया, आपके पार्टनर ने आपको ग्रोथ का कितना मौका फराहम किया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अक्सर हमारी जो रिजेंटमेंट होती है अपने पार्टनर की जानिब, उसकी वजह ये भी होती है कि उसने हमारी ग्रोथ में हमारी कोई हेल्प नहीं वो कर रहा होता, वो हमें कुछ नया नहीं करने दे रहा होता और हर चीज हमें साथ करनी होती है, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि हम ना रिजेंटफुल हो जाते हैं कि यार मैं क्या हूँ,
इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। और क्या मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रोथ नहीं कर रहा? और इंसान की एक नफ्सियात है कि जब वो ग्रोथ नहीं करता, कि जब वो कुछ नया नहीं कर रहा होता ना अपनी लाइफ में, तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। और यही वजह है कि जो इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी लाना, ग्रोथ करना, ये हमारी नेचुरल ड्राइव है। ये कोई सेल्फ हेल्प ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया हमारे पास, ये सेल्फ हेल्प किताबों ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है कि आपने बेहतरी की तरफ जाना है। ये निज़ाम अल्लाह का बनाया हुआ है हमारे दिमाग में कि वो हमेशा हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। वो निज़ाम कि हमें डिप्राइव नहीं होना, हमें पस्ती की तरफ नहीं जाना, बल्कि फलाह की तरफ जाना। आई होप कि ये 3 स्टेजेस आपको मैं किसी हद तक एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि ये सब न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है, ये सब आपके दिमाग में होता है, मोहब्बत आपके दिमाग में होती है, ये सब केमिकल्स का गेम है। ठीक है, तो उसे समझें, इसकी रियलिटी को समझें। सिर्फ बॉलीवुड फिल्में और ड्रामों की का जो रोमांटिसिज्म है उसमें नहीं खो जाएं। वो भी एक फेज है, एक स्टेज है। जब वो आपकी जिंदगी में आए उसे एंजॉय करें, और जब वो चला जाए तो उसको बाय बाय बोल दें और जिंदगी की रियलिटी को एक्सेप्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी किसी काम आई होगी और आपको इससे अपने बारे में शायद कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।